शाम के 7 बज रहे हैं, वक्त हो चला है सीधी बात का और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। सीधी बात में आज हम बात करने वाले हैं 2027 की उत्तर प्रदेश की लड़ाई, क्योंकि 1.5 साल पहले से ही सियासी जंग सभी पार्टियों के बीच में शुरू हो चुकी है। हर एक पार्टी जोर आजमाइश कर रही है और चुनावी बिगुल से ठीक 1.5 साल पहले सामाजिक समीकरण साधना हर पार्टी ने शुरू कर दिया है। मायावती अपने कोर वोट बैंक दलित वोट बैंक से आगे बढ़कर ओबीसी को साधने की कोशिश कर रही हैं बैठक के जरिए। तो दर समाजवादी पार्टी की बात करें तो जिसका एमवाय समीकरण चलता है, जो पीडीए की राजनीति करती है, वो समाजवादी पार्टी को लगता है कि शायद पीडीए के भरोसे सत्ता बनाना मुमकिन नहीं है। यही एक बड़ी वजह है कि बैठक कर और फिर 5 अगस्त को एक बड़े कार्यक्रम के जरिए समाजवादी पार्टी ब्राह्मणों का वोट बैंक साधने की कोशिश कर रही है। तो उधर बीजेपी हमेशा हिंदुत्व का नारा लगाती है, विकास का नारा लगाती है। अब इसे क्या कहा जाए? 2027 के लिए क्या कमंडल वर्सेस कमंडल पार्ट 2 की ये लड़ाई है? उधर समाजवादी पार्टी के एक नेता द्वारा दिया गया एक बयान, जिसकी वजह से ओवैसी भी भड़क गए और उत्तर प्रदेश की राजनीति भी गर्मा गई है। इधर तीसरा केशव प्रसाद मौर्य ने एक बयान दे दिया है कि समाजवादी पार्टी के सांसद टूटकर बीजेपी में आने को है, हम नहीं ला रहे, वो खुद ही टूट कर आ जाएंगे। कुल मिलाकर इस उत्तर प्रदेश की सियासत गर्म है और यही एक बड़ी वजह है कि बयानबाजी का दौर भी जमकर देखा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी इसी तरीके से काम करती है और कई दलों को तोड़ चुके हैं। उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी के कई विधायक, एमएलसी, राज्यसभा उन्होंने तोड़े थे। क्या स्वार्थ रहा होगा, क्या लालच रहा होगा, क्या डर रहा होगा? और लालच देकर के, डरा करके वो कुछ भी कहे जाने वाले लोग, जो डर जाएगा वो अपना दल छोड़ के चला जाएगा। अगर बीजेपी से मुकाबला करना है तो बहादुर लोगों की टीम होनी चाहिए और मुकाबला करने के लिए समाजवादी पार्टी तैयार है। और आपको याद होगा पिछली बार भी प्रेस में ही मैंने कहा था कि अब भारतीय जनता पार्टी को मैं नहीं तोड़ूंगा। देखिए, समाजवादी पार्टी जो ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है उसको ये पता होना चाहिए कि इस देश में जो जाति व्यवस्था है सबसे विद्वान ब्राह्मण कम्युनिटी है। अब ब्राह्मण को यादव समझाने के लिए काम कर रहे हैं और यादव खुद इस बात को साबित कर चुका है। इटावा में कथा वाचक को लेकर के विवाद हुआ तो उसमें अखिलेश यादव जी का खुद बयान आया कि यादव बुद्धिमान है, विद्वान है, वो कथा कह सकता है, वो भी काम कर सकता है। लेकिन आजमगढ़ में जाकर के अखिलेश यादव जी ने यादव की विद्वत्ता को नकार दिया। यादव उस कथावाचक का जो प्रश्न उन्होंने उठाया कह सकता है, उसको उन्होंने नकार दिया और नकार करके 6 ब्राह्मण को बैठा करके उन्होंने गृह प्रवेश कराया। आपने देखा इतना ब्राह्मण समुदाय आया जो भाजपा को जिताता, आवाज खड़ा है समाजवादी पार्टी जिताने के लिए। सारा समाज आगे निकलकर छोटा बड़ा पीढ़ी पंडित सब मिल करके भाजपा को यहाँ हराएंगे, क्योंकि यहाँ भाजपा का राज नहीं, यहाँ डिक्टेटरशिप। देख रहे हो रोजाना भाषा क्या बोली जाती है, लोकतंत्र की भाषा है। लोकतंत्र के हम तो बहुत मंत्रियों के साथ रहे देखे, कोई ऐसा नहीं भाषा जिस तरह से हमारे मुख्यमंत्री जी बोल। देखिए, ब्राह्मण समाज पर योगी आदित्यनाथ सरकार में जातिवादी मानसिकता से अत्याचार किया गया। 1000 से ज्यादा ब्राह्मणों की हत्याएं योगी आदित्यनाथ की भाजपा सरकार में हो गया। और उससे ज्यादा दुखद कि सरकार अपराधियों पर अत्याचार करने वालों के साथ खड़ी थी। तो ब्राह्मण अपना नया घर तलाश रहा है और 2024 में इस उत्तर प्रदेश में सभी जनमानस ने, चाहे ब्राह्मण हो, दलित हो, पिछड़े हो, महिलाएं हो, सभी ने इंडिया गठबंधन को अपना आशीर्वाद दिया और उससे भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी। 2027 में भी ब्राह्मण समाज भाजपा को सबक सिखाने का काम करे।
तो 2027 का ये महासंग्राम है जिसके लिए हर पार्टी जोर आजमाइश कर रही है और ऐसे में कई सुरखते सवाल जिनके इर्द गिर्द आज होने वाली है सीधी बात। वो सवाल सबसे पहले आपके समक्ष रख दें हम। सबसे पहला और सबसे प्रमुख सवाल, क्या 2027 का चुनाव विकास पर नहीं बल्कि जातीय गणित पर लड़ा जाएगा? क्योंकि चाहे मायावती की बात कर लीजिए या फिर आप बात कर लीजिए समाजवादी पार्टी की या बीजेपी, सभी जातियों को साधने में लगे हुए हैं। दूसरा, पीडीए के बाद ब्राह्मण कार्ड क्यों? क्या अखिलेश को पीडीए पर भरोसा नहीं है? पीडीए की राजनीति से आगे बढ़कर ब्राह्मण पर क्यों आ गई सपा? तीसरा, मायावती को अचानक से ओबीसी की याद क्यों आई? क्या मायावती भी समझ रही है कि सिर्फ दलित वोट बैंक के भरोसे यूपी की सत्ता में वापसी संभव नहीं? चौथा, क्या बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत जातियों से ऊपर हिंदुत्व की राजनीति है? क्योंकि बार बार बीजेपी हिंदुत्व का नारा लगाती है और विकास की बात करती है। पांचवा, 2027 में असली लड़ाई कौन सी है? ओबीसी वर्सेस ओबीसी, पीडीए वर्सेस हिंदुत्व या मुस्लिम वर्सेस हिंदुत्व ध्रुवीकरण? ये देखने वाली बात होगी और ये हम नहीं कह रहे। यूपी की राजनीति में गाहे बगाहे जातियों की बात होती ही रहती है। पार्टियां मुंह पर कहें चाहे ना कहें, जातियों की राजनीति भी होती है। और ऐसे में जब 2027 के यूपी विधानसभा चुनावों की हम बात करते हैं तो जिस तरीके से सामाजिक समीकरण साधने की कोशिश हो रही है, जिस तरीके से हर पार्टी सोशल इंजीनियरिंग में लगी हुई है, ऐसे में किस तरीके से ये पार्टियां वोट बैंक को साध रही हैं, ये एक बड़ा सवाल। क्या विकास के मुद्दे पर ना हटकर जातियों के माध्यम से ही 2027 की लड़ाई लड़ी जाएगी? कई खास मेहमान हमारे साथ जिनसे हम इन तमाम सवालों का जवाब लेने की कोशिश करेंगे। खेमचंद शर्मा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, बीजेपी के नेता हमारे साथ हैं। डॉक्टर अशोक गुप्ता समाजवादी पार्टी की तरफ से पक्ष रखने के लिए है। गौतम राणे सागर जी अम्बेडकरवादी हमारे साथ जुड़े हैं। पवन श्रीवास्तव जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर आज हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बने हैं। सभी मेहमानों को टीवी स्क्रीन पर प्लीज दिखाया जाए। सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। और आज खेमचंद शर्मा जी से उनकी नीति जरूर जानी जाएगी, रणनीति जरूर जानी जाएगी, पर पहले जहां बैठकों का दौर देखा जा रहा है तो जरा वो रणनीति समझ ली जाए। डॉक्टर अशोक गुप्ता जी के साथ शुरुआत करते हुए, अशोक गुप्ता जी, किस तरीके से समाजवादी पार्टी ब्राह्मणों को साधने में लगी हुई है? जो चर्चाएं चल रही हैं, क्या पीडीए पर भरोसा नहीं रह गया है सपा को? क्या सपा ये समझ रही है कि सिर्फ पीडीए के भरोसे सत्ता में हम वापसी नहीं कर पाएंगे, इसलिए ब्राह्मणों को साधा जाए और ब्राह्मण वोट बैंक अपने पाले में करने की कोशिश की जाए? क्या संदेश देने की कोशिश? ब्राह्मण को भीख नहीं, हक चाहिए। और समाजवादी पार्टी हक की बात करती। हमारे पीडीए जननायक आदरणीय अखिलेश यादव जी हक की बात करते हैं और हम लोग सबको लेकर चलने वाले लोग, समाजवादी पार्टी के लोग सबको लेकर चलने वाले लोग। जब भी किसी जात, बिरादरी, धर्म, गरीब, अमीर, मध्यम, व्यापारी, किसान, किसी पे भी समस्या आती है तो समाजवादी पार्टी के पीडीए के लोग जाकर के खड़े होते हैं। आपका पहला क्वेश्चन ये था कि क्या 2027 का चुनाव जात पे होगा या विकास पे होगा? मोनिका जी, हम लोग कभी जात की बात नहीं करते हैं, हम लोग विकास की बात करते हैं। मोनिका जी, करते हैं, कहने की जरूरत नहीं है, ये आप भी जानते हैं। जात की बात नहीं, हम लोग सर्व जात की बात करते हैं, सर्व समाज की बात करते हैं। तो एमवाई क्या है फिर अशोक गुप्ता जी? एमवाई फिर क्या है? पीडीए फिर क्या है? अलग से ब्राह्मण सम्मेलन फिर क्या है? पीडीए मोनिका जी, पीडीए पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक प्लस अगड़ा है। हाँ। और पीडीए में पत्रकार भी हैं। हाँ, जिन पत्रकारों से अखिलेश यादव उनकी जाति पूछ लेते हैं। हम उस पत्रकार के साथ हैं जिसको हाथरस में मारा जाता है, हत्या हो जाती है, उसकी आवाज उठाने का काम करते हैं। हम उस पत्रकार के साथ हैं जिस पत्रकार को भारतीय जनता पार्टी की सरकार झूठ बोलने के लिए हमारे देश के, हमारे प्रदेश के, हमारे संविधान के चौथा स्तंभ यदि कोई है तो हमारा पत्रकार भाई है। और जिस दिन यदि देश को विश्व गुरु बनाना है तो चौथा स्तंभ को, पत्रकारों को, उनको फ्री छोड़ना होगा। आज जैसे नहीं रखना पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी के उंगली पे नहीं चलना। लेकिन हमारा आज है ब्राह्मणों पे डिबेट है, हम ब्राह्मण पे बात करते हैं। अच्छा, तो हम लोग 2027 के चुनाव में संविधान बचाने को लेकर के आएंगे, किसानों के मुद्दा उठाएंगे, बेरोजगारी के मुद्दा उठाएंगे, महंगाई के मुद्दा उठाएंगे और माताओं और बहनों के हक अधिकार का
उनके सुरक्षा के मुद्दा उठाएंगे। हम ना कि जात चाहते हैं। भारतीय जनता तो पार्टी फिर एक काम कीजिए ना अशोक गुप्ता जी, ये ब्राह्मण सम्मेलन 5 अगस्त का कार्यक्रम, इन सब की आवश्यकता क्यों है? फिर आप एक काम कीजिए, एक रैली कीजिए जो नारियों के लिए हो। आप कोई स्कीम्स लेकर आइए, रैली के माध्यम से, किसी और कार्यक्रम के माध्यम से नारियों को सपोर्ट करने वाली स्कीम्स दीजिए कि हम सत्ता में आएंगे तो आपके लिए ये करेंगे, युवाओं के लिए ये करेंगे। आप तो सम्मेलन करते फिर रहे हैं। आज हमारी पार्टी में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ब्राह्मणों का बड़ा सम्मेलन किया, और केवल ब्राह्मणों का बड़ा सम्मेलन नहीं हुआ, इससे पहले क्षत्रियों का बड़ा सम्मेलन हुआ, गुर्जरों का भी बड़ा सम्मेलन हुआ था नोएडा में। हाँ, याद है। नहीं, नोएडा नहीं मैं बता रहा हूँ, मैं अपनी पार्टी कार्यालय के जो आज हमारे प्रोग्राम हुए, ऐसे लगातार हर जात धर्म के लोगों के साथ बैठ करके हम लोग हमारे आप खुद ही कह रहे हैं ना, जात धर्म के लोगों के साथ बैठ करके, तो इसे जाति की राजनीति ही कहते हैं अशोक गुप्ता जी, इसे जाति की ही राजनीति कहते हैं। अगर आप जाति से ऊपर उठना चाहते हैं, आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी समाज की बात करती है, जातियों की बात नहीं करती है, तो अलग अलग वर्ग को साधने के बजाय मैं आपको कह रही हूँ ना, वो नीति पर चलिए ना, स्कीम्स लेकर आइए। नहीं, हम सर्व समाज की बात करते हैं, तो उस समाज में क्या ब्राह्मण भाई हमारा नहीं है? अरे तो ब्राह्मण भाई आपके हैं, मैं कह रही हूँ ब्राह्मण भाई आपके हैं, दलित भाई आपके हैं, अल्पसंख्यक भाई आपके हैं, पीड़ित पिछड़े अगड़े सब आपके हैं, मैं वो नहीं कह रही हूँ। मैं आपको ये कह रही हूं कि अगर आप एक एक वर्ग को कर साध रहे तो वो जाति की राजनीति ही कहलाएगी अशोक गुप्ता जी। सीधे तौर पर अगर आप जाति की राजनीति नहीं करते होते तो आप इन वर्गों को स्पेसिफिकली पॉइंट आउट करके साधने के बजाय आप कोई ऐसे कार्यक्रम कर रहे होते जहां पर आप नारियों को जोड़ने की बात करते कि आइए आज उत्तर प्रदेश की सारी नारियां हमारे साथ जुड़िए, हम बताएंगे कि 27 में अगर हम आते हैं तो आपके लिए हम क्या करेंगे, आइए आज सारे युवा हमारे साथ जुड़िए। अरे मोनिका जी सुन तो लीजिए, अब मैं बात आपकी समझ गया, मेरी बात तो सुन लीजिए, नहीं तो मेरी बारी खत्म हो जाएगी, समय खत्म हो जाएगा। महिलाओं पे अभी सर्व समाज की महिलाओं पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हमारी महिला सभा की हैं, प्रदेश अध्यक्ष जो हमारी महिला सभा की हैं, उन लोगों ने सभा, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पीडीए जननायक जी ने सभा किया पार्टी कार्यालय में, जिस तरीके से आज ब्राह्मणों में हुआ। और 2012 से लेकर के आज तक के यदि सबसे ज्यादा किसी ने टिकट कोई किसी को दिया है तो समाजवादियों ने ब्राह्मणों को दिया है। 2012 के चुनाव में हम लोग 47 ब्राह्मण उतारे थे चुनाव में, उसमें से 29 ब्राह्मण हमारे जीत के आए थे, जिसमें से 60 ब्राह्मण को हम मंत्री बनाए थे। बताए भारतीय जनता पार्टी ये 2017 से कितने मुख्यमंत्री ब्राह्मण बना दिया है, बताए भारतीय जनता। और ये बहुत शर्म की बात है कि चाहे समाजवादी पार्टी हो या बीजेपी हो, चाहे बसपा हो या कोई भी अन्य पार्टी ही क्यों ना हो, हमने ब्राह्मण मंत्री बनाए, हमने यादव मंत्री बनाए। देखिए ये बातें होती हैं, क्वालिफिकेशंस की बातें नहीं होती हैं कि हमने बीएससी पास व्यक्ति को मंत्री बनाया, हमने पीएचडी वाले को मंत्री बनाया। क्वालिफिकेशंस की कहीं कोई चर्चा नहीं होती है या क्वालिफिकेशंस होते ही नहीं होंगे। हमारे ब्राह्मण नेताओं को सुन लीजिए, जो हमारे ब्राह्मण नेताओं को ये लोग बहला फुसला के तोड़ ले गए थे, वो डॉक्टर मनोज पांडे हैं, जिनको इन्होंने बहला फुसला करके कैसे तोड़ ले गए, तो ये तोड़ बड़ोड़ की राजनीति करते हैं। अब रही बात कालिदास 5 मुख्यमंत्री आवास पे, यदि किसी ने सबसे पहले तमाम मुख्यमंत्री हुए, राजनाथ सिंह जी हुए, कल्याण सिंह जी भी हुए, माननीय मुलायम सिंह यादव जी हुए, मायावती जी हुई और तमाम मुख्यमंत्री हुए, लेकिन उसके अंदर यदि किसी ने मंदिर बनवाने का काम किया है तो पीडीए जननायक आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किया है। यदि जब ब्राह्मणों पे संकट आती है, जब ब्राह्मणों पे संकट आती है महाकुंभ में, तो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बढ़ चढ़ करके जाकर के आदरणीय शंकराचार्य, जिनके शरीर में देवों का देव महादेव का तत्व पाया जाता है हमारे शंकराचार्य के अंदर, जब उनके बटकों को लात भूसा से ब्राह्मणों को मारा गया तो आदरणीय अखिलेश यादव जी जाकर के साथ में खड़े होते हैं। और तो और विक्रु कांड में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से खुशी दुबे का घर उजाड़ दिया है, कल वो लड़की शादी होकर के बहन गई और दूसरे दिन उसका सुहाग उतर गया। विक्रु कांड कानपुर की बात बता रहा हूं, उस खुशी दुबे से हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जाकर के जेल में मिल करके आते हैं और जो उनसे आर्थिक सहयोग होता है। आजम खान से कब लास्ट मिलने गए थे? आजम खान से लास्ट कब मिलने गए थे? अब आजम खान से भी मिलेंगे, खुशी दुबे से भी मिलेंगे। हाँ, नहीं कब मिलने गए थे? लास्ट कब मिलने गए थे? आप ही की पार्टी पर आरोप लगते हैं कि आप अपनी पार्टी के नेताओं को भूल चुके हैं, उन्हें जेल में छोड़कर। ये सिर्फ मुद्दों की राजनीति है अशोक गुप्ता जी, सिर्फ मुद्दों की राजनीति है और जाति की राजनीति है।
अरे मोनिका जी, ये भारतीय जनता पार्टी नैरेटिव फैलाती रहती है। हमारे नेता, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे पार्टी के विधायक, मंत्री समय समय पे जाते हैं, आदरणीय आजम साहब से मिलते हैं। अब आ जाइए, खुशी दी हुए पे बात से हमारी हो रही थी। हाथरस में एक पत्रकार मारी गई, उसको कौन खड़ा हुआ उसके साथ में? समाजवादी पार्टी। और तो और आज पूरे प्रदेश में दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा किसी के इनकाउंटर, फर्जी इनकाउंटर हुआ है तो ब्राह्मण पे हुआ है। और ये आवाज हम आपके सामने उठाते हैं। हमारे आंकड़े आपके पास रखने के लिए, डाटा है आपके पास रखने के लिए जब आप ये बातें कह रहे हैं? देखिए, डाटा आज हमारा था ब्राह्मणों पे, सारा डाटा आप उठा करके गूगल देख लीजिए। और हम नहीं बता रहे, एनसीआरबी का रिपोर्ट बता रहा है। क्या डालूं गूगल पे? ब्राह्मण, कितने ब्राह्मणों के एनकाउंटर हुए? 1000 से ज्यादा ब्राह्मणों का इनकाउंटर किया गया है। अच्छा, मैं नहीं बता रहा हूँ, सरकारी आंकड़ा जो गृह मंत्रालय से नहीं, एनसीआरबी का रिपोर्ट मैं नहीं जारी करता हूँ, मेरी पार्टी नहीं जारी करती है। ये गृह मंत्रालय द्वारा जारी हुआ एनसीआरबी का रिपोर्ट है। प्रदेश में केवल ब्राह्मण को छला गया है। बताइए, आज तो फिर वही ब्राह्मण वोट बैंक बीजेपी को वोट क्यों दे रहा है? तो फिर वही ब्राह्मण, अगर ब्राह्मणों को छला गया है तो वही ब्राह्मण लगातार 2 बार से बीजेपी को सत्ता में क्यों लेकर आ रहा है? अब सुन लीजिए, अब ब्राह्मण इनके साथ नहीं है। ब्राह्मण छला गया है, ठगा गया है। पूरे प्रदेश में एक समय ऐसा था कि डीएमओ एसपी केवल ब्राह्मण, 5-7 ब्राह्मण थे डीएमओ एसपी, सब एक स्वजातीय, मुख्यमंत्री के स्वजातीय के लोग थाना, अड्डा, अदालत में बैठे हुए हैं। अब आज जितना क्राइम कर रहे हैं, जो हाई कोर्ट ने लिस्ट जारी किया है कि सुप्रीम कोर्ट ने कि वहां माफियों का लिस्ट जारी करिए, ये हम लोग कह रहे हैं हर जिले के टॉप 10 माफियों को जारी करते, टॉप 100 जारी करते। लेकिन तो आपको कहना है कि हम जाति की राजनीति नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो दबा कुचला है या जिसे इग्नोर कर दिया जा रहा है, आप उनको साधने की कोशिश कर रहे हैं। बात करते हैं जो गरीब, देख लीजिए, अब पूरी बात हमारी मोनिका जी हो जाने दीजिए, फिर आपकी बात हम सुन लेंगे। एक ही हम जवाब नहीं दे पाएंगे। जनेश्वर मिश्रा जी जब जिंदा थे, उनके नाम से एक बिस्वा जमीन नहीं थी, और आज लगभग 400 एकड़ जमीन में उनका पार्क बना है। चाहे लोहिया पार्क हो, चाहे जेपी टावर हो, सारे के सारे काम समाजवादियों ने अगड़े समाज के लिए किया है। बता दीजिए, लोहिया जी के सिद्धांत से हमारी पार्टी बनी है, जो अगड़े समाज से आते हैं। जनेश्वर मिश्रा अगड़े समाज से आते हैं, जेपी अगड़े समाज से आते हैं। तो समाजवादी पार्टी कभी जात की बात नहीं करती है, कभी वो धर्म की बात नहीं करती है। ये भारतीय जनता पार्टी है। पिछले ठीक है, आप कितना भी कह रहे हैं, लेकिन ये जनता है जो सब समझती है। ठीक है, आप कह रहे हैं, समझ गए अशोक गुप्ता जी, आप कह रहे हैं, लेकिन ये भी आप बात स्वीकार कर लीजिए, ये जनता है, सब समझती है। जाति की राजनीति हो रही है या नहीं हो रही है, जाति की राजनीति तब कहेंगे नहीं हो रही है, ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये सभी के लिए है। जाति की राजनीति उत्तर प्रदेश में नहीं हो रही है, ये तब कहा जाएगा जब जातियों को साधने के लिए अलग अलग कार्यक्रम नहीं होंगे, जब जातियों को साधने के लिए बाकायदा उनका नाम लेकर बात नहीं की जाएगी, जब बात बात पर हर एक मुद्दे पे जाति नहीं याद दिलाई जाएगी, तब कहा जाएगा कि हाँ, जाति की राजनीति नहीं हो रही है। आप कितना भी कह लीजिए, जनता सब समझती है, मूर्ख नहीं है जनता। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। गौतम राणे सागर जी भी हमारे साथ हैं। गौतम राणे सागर जी, मायावती जी की अगर बात करें, बहन जी भी अब अपना दलित जो कोर वोट बैंक था, हालांकि वो धीरे धीरे पूरा छटकता चला गया, और वो छटका यही एक बड़ी वजह रही कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में उनकी मौजूदा स्थिति क्या है वो हम सबके सामने है। लेकिन अब उनके साथ साथ ओबीसी साधने की कोशिश मायावती की हो रही है। आपको लगता है ये कोशिश कामयाब हो पाएगी? क्या सत्ता में वापसी का उनका रास्ता आसान होगा? मोनिका, सबसे पहले तो ये समझने की जरूरत है, जिसको आदरांजलि दी जानी चाहिए थी, उसके लिए आज मीडिया महामृत्युंजय जाप कर रहा है और बड़े पैमाने पे गुणगान कर रहा है। बीएसपी को खत्म करने के लिए दूसरे की जरूरत नहीं थी, बयान मायावती जी ने रणनीति के तहत किया है। माननीय कांशीराम जी ने जब स्थापित किया था, उसका बीएसपी का फुल फॉर्म रखा था बहुजन समाज पार्टी, लेकिन जैसे ही बहन जी के हाथ में आ गई तो उस बीएसपी का फुल फॉर्म बदल करके बहन जी संपत्ति परियोजना। पार्टी तब चलती है जब वो 3 स्टेप पे चले, लीडर, वर्कर एंड सपोर्टर, फिर वोटर। अब इन्होंने क्या किया कि वर्कर और सपोर्टर को किनारे करके सीधे वोटर से जुड़ गए।
जब वोटर से जुड़ गए तो इनके पास वर्कर और सपोर्टर नहीं रह गए, सिर्फ वसूली अमीन रह गए। तो वसूली अमीन के दम पे रेवेन्यू चल सकता है, पार्टियां नहीं चल सकती। और जो तमाम आप प्रकरण की बात कर रही थी, तो बहन जी के खत्म होने का ये तरीका है, अगर ये मीडिया महामृत्युंजय जाप करना बंद कर दे बहन जी के नाम का, तो मेरे ख्याल से लोग शायद उनको भूल भी जाए। पता नहीं क्या प्यार उमड़ रहा है, या कोई विशेष लगाव होगा उनसे, या कहीं से निर्देशित किया गया होगा कि उनका ये सब गुणगान सिर्फ करते आपके रहना ख्याली पुलाव शायद। है कि निर्देशित किया गया होगा। गौतम राणे सागर जी, मीडिया को किसकी बात करनी है किसकी नहीं करनी है ये मीडिया तय करेगी, और चाहे उनकी नहीं, कितनी भी सीट मोनिका, पार्टी में हो, मोनिका, उत्तर प्रदेश की मोनिका, राजनीति का एक और हिस्सा रही है, इसीलिए उनकी चर्चा होती मोनिका है। जी, हर चीज निर्देशित नहीं की मोनिका, जाती, मीडिया पर आरोप लगा दिए जाते सुनिए, हैं। अरे मोनिका जी हमने वर्ड यूज किया माइट बी, ठीक है, और माइट भी आपका में ही मैं इतना दर्शकों तेजी को क्लैरिफाई कर रही हूँ। नहीं, मैं आपका इतना गुस्सा होना, दर्शकों को क्लैरिफाई कर दिया गया कि आग कहाँ लगी है, उसकी जरूरत नहीं। ये आप मत चिंता प्रश्न कीजिए, ये आग है, कहाँ मैं- लगी है कहाँ नहीं लगी है। आग इसीलिए लगी है ठीक क्योंकि है। आजकल हर प्रवक्ता का ये काम हो गया है कि तुरंत बैठे बैठे मीडिया को कोस दे। मीडिया का काम है सवाल करना, जो अपनी बात की शुरुआत करता है मीडिया पर आ जाता है, मुद्दे पे बात करने की बजाय। अगर सवाल करना काम होता मीडिया और वो भूमिका निभा रही होती, तो गौतम शायद राणे ये जी, प्रश्न न चर्चा उठे। मुद्दे जिस मुद्दे की बात हो रही है उस पर रहिए ना। मुझे पॉइंट पे आ जाने दीजिए, आ शायद रहे ये हैं सवाल शुभगुप्ता न जी, उठे। वो एक मिनट आएंगे हम दोबारा। हम इसलिए कंपैरिजन कर रहे हैं कि बीएसपी जब कभी उफान पे हुआ करती थी, एक तरफ सबसे पावरफुल पार्टी मानी जाती थी, तब भी मीडिया में अगर बहन मायावती जी का जिक्र होता था तो बीएसपी के नाम पे नहीं होता था, उनके मुख्यमंत्री होने के नाते जिक्र होता था, और पार्टी के नाम पे कभी जिक्र नहीं हुआ। इवन जब 2012 में उनके पास 80 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो एमएलए रह गए, तब भी उतना जिक्र नहीं हुआ। अब एक रह गया तो जिक्र हर प्रोग्राम में उनका जिक्र होता है। सवाल ये सवाल उस पे आया, चूंकि आपने खास तौर से बीएसपी के लिए हमें आमंत्रित कर लिया। और दूसरा जो अभी आप प्रश्न कर रहे थे, अगर उस प्रश्न को आगे बढ़ाना जो गुप्ता जी कह रहे थे, तो प्रश्न ये है कि हर व्यक्ति, कितनी विचित्र सी स्थिति इस देश की है। हर व्यक्ति कहता है मुझे जात धर्म से कोई मतलब नहीं, मैं मानता नहीं। उठता उसी में है, बैठता उसी में है, सोता उसी में है, रिश्ते उसी में करता है, खाता उसी में है, सब कुछ उसी में करता है। बगैर माने कैसे संभव है भाई? ये विचित्र स्थिति है सामाजिक व्यवस्था की। अगर जब कोई ये कहे कि मैं सामाजिक बंधन को नहीं मानता, सामाजिक बंधन से उठ गया हूं, तो दो चार इस तरह से रूप दिखाने चाहिए ना। बिल्कुल, दो चार प्रयोग ऐसे करने चाहिए जो जातियां टूटती हुई नजर आए, जाति बंधन से लोग निकलते नजर आए। कोई इससे ऊपर नहीं उठ रहा, हर आदमी उसी दायरे में है, लेकिन कहते हैं वाच है, वाणी विलासता है, हर व्यक्ति वाणी विलासता में व्यस्त है। जातियां कैसे खत्म होगी, और जातियां कैसे खत्म होगी, उस पर तो होमवर्क ही नहीं है रहा। रही पॉलिटिकल पार्टी में, पॉलिटिकल पार्टी अपने पॉलिटिकल माइलेज के लिए करती है, बिल्कुल, लेकिन पॉलिटिकल माइलेज के लिए करती है। प्रश्न ये उठता है कि पॉलिटिकल माइलेज किसी को इस तरह से कम्युनिटी मोबिलाइजेशन से तब मिल सकता है जब इलेक्शन फ्री एंड फेयर। जब तक इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं होगा, तब तक पॉलिटिकल माइलेज कोई भी कम्युनिटी मोबिलाइजेशन कर ले, कुछ भी नहीं होगा। हमारे देश के जो इलेक्शन कमिश्नर हैं, वो कहते हैं कि हमने वोट डालने का अधिकार उनको भी दिया है जो सड़क के किनारे लेटते हैं, जो पुल के नीचे लेटते हैं, और ऐसे वोटर्स की संख्या 10% है। जब 10% वोटर है तो आपने एसआईआर क्यों कराया भाई? वो बेचारे कहां से प्रमाण ला देंगे? इसका मतलब आप उनको वंचित करने जा रहे हैं ना। तो प्रश्न ये है कि अगर आज चुनाव हो जाए स्वतंत्र और निष्पक्ष, तो इसमें कोई दोहरा नहीं है कि 38% वोट समाजवादी पार्टी के मैं आपको रोक रही हूँ, बहुत माफी के साथ। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें तुरंत रुकना होगा, बहुत माफी के साथ रोक रहे हैं। लौटेंगे और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। गौतम राणे जी से भी बात होगी और खेमचंद शर्मा का भी हम जल्द रुक करेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटेंगे।
2027 के चुनावों को लेकर हो रही है आज सीधी बात। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। खेमचंद शर्मा जी बीजेपी की तरफ से हैं, अशोक गुप्ता समाजवादी पार्टी की तरफ से, अम्बेडकर वादी हमारे साथ गौतम राणे सागर जी हैं, पवन श्रीवास्तव जी भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं एज सीनियर जर्नलिस्ट। खेमचंद शर्मा जी का रुख करते हुए, खेमचंद शर्मा जी, हमने यहाँ पर अशोक गुप्ता जी को भी सुना, गौतम जी को भी हमने सुना। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी सीधे तौर पर जो कोर वोट बैंक बीजेपी का अभी तक बीते चुनावों के जरिए देखा गया है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो दलित वोट बैंक जो मायावती से छटक कर बीजेपी के हिस्से आया, इसके साथ ही ओबीसी, गैर यादव ओबीसी आपके साथ, और तमाम वोट बैंक जिसके भरोसे आपने सत्ता तक जगह बनाई। लेकिन अब ये जो 2027 का चुनाव है, क्या इसी तरीके से जातियों को साध कर होगा, अलग अलग नीतियों और रणनीतियों के माध्यम से, या फिर हिंदुत्व का नारा और विकास का नारा बुलंदी पर रहेगा बीजेपी का? जय हिंद, जय श्री राम जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के आधार पर काम करती है, और आपने देखा होगा कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के 12 साल केंद्र में पूरे हुए और उस पर मैसिव तरीके से आउटरीचिंग प्रोग्राम पूरे देश में चला रहे हैं। वैसे आदरणीय योगी जी की जो योजना है उनके बारे में भी हमारे कार्यकर्ता लगातार लोगों के साथ बात करते हैं, काम करते हैं, और हम लोगों के बीच में रहते हैं। अब समाजवादी पार्टी कहती तो पीडीए है। पीडीए का मतलब ये क्या कहते हैं? पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक का मतलब मुसलमान। पिछड़े का मतलब सिर्फ और सिर्फ अखिलेश जी का परिवार, पूरा यादव समाज में नहीं, सिर्फ अखिलेश जी का परिवार। और दलित इनसे वैसे ही डरते हैं, क्योंकि उन्होंने दलितों की सबसे बड़ी जो नेता बहन मायावती को इन्होंने किस तरीके से अपमानित किया, पिटवाया, ये सब आज भी दलितों को पता है। और जब इनकी सरकार होती थी तो किस तरीके से दलितों को अपमानित करते थे, ये सब जानते हैं। लेकिन जब इनको पता है कि जब इनकी संक्षिप्त राजनीति के साथ अब ये आगे नहीं बढ़ सकते, इनकी दाल नहीं गलेगी, तो चलो ठीक है भाई, ब्राह्मणों का सम्मेलन कर लो। जिन ब्राह्मणों को ये कोई मान सम्मान नहीं देते थे, तो मिश्रा जी की बात करते हैं, उनको इन्होंने सिर्फ और सिर्फ सिंबॉलिकल रखा हुआ था। कभी क्या उनको मुख्यमंत्री बनाया? वो मुख्यमंत्री बने लायक थे, वो फाउंडर थे समाजवादी पार्टी के, क्यों उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया? अगर चलो मान लिया नेताजी के समय नहीं बनाया, नेताजी के बाद बनाते, क्यों नहीं बनाया? ये सारी चीजें दिखाती हैं कि सिर्फ और सिर्फ इन्होंने ब्राह्मणों का मिसयूज किया, अपमान किया। आज इनको लगता है कि ब्राह्मण उत्तर प्रदेश में सिग्निफिकेंट नंबर पे है, बहुत बड़ी संख्या है, उनको हम अपनी ओर मोड़ लेंगे। तो कैसे मोड़ लेंगे? आप जो बनावटी बातें करते हैं, बनावटी होती हैं, असली होती है। और असलियत ये है कि ब्राह्मण समाज के लिए काम करता है। वो सिर्फ अपने लिए नहीं सोचता, वो सबके लिए सोचता है, देश के उद्धार के बारे में सोचता है, सनातन के बारे में सोचता है। तो जो व्यक्ति सनातन के बारे में सोचता है, राष्ट्र के बारे में सोचता है, सबके बारे में, क्षत्रिय समाज के बारे में सोचता है, वो आपकी संक्षिप्त राजनीति में कैसे आ जाएगा? आप राम मंदिर जाते नहीं, राम मंदिर में जाके मत्था टेका नहीं, और आप कहते हो कि आप ब्राह्मणों को साथ कर लोगे। आप जन्मभूमि मथुरा के बारे में अपना स्टैंड क्लियर नहीं करते कि भाई जन्मभूमि मंदिर बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए। आप ज्ञानव्यापी पे स्टैंड क्लियर नहीं करते कि ज्ञानव्यापी मंदिर है या मस्जिद है, तो आप तो कार सेवकों पे गोली चलवाने वाले हैं। और कार सेवकों में बहुत सारे लोग ब्राह्मण थे। मैं कहता हूं कि मेजॉरिटी ब्राह्मण थे, साधु थे। सर्वे होगा, कोर्ट क्लियर करेगा, सबूतों के आधार पर कोर्ट क्लियर करेगा। समाजवादी पार्टी थोड़ी क्लियर कर देगी, समाजवादी पार्टी थोड़ी इस देश का न्यायालय है। नहीं, न्यायालय से सारे काम नहीं होते ना। मैं क्या कर रहा हूँ, पॉलिटिकल इनका एजेंडा क्या है? ब्राह्मण जो सबके बारे में सोचता है, सनातन के बारे में सोचता है, ब्राह्मण की सबसे बड़ी मांग है कि आप मथुरा और काशी जो 2 जगह हैं, आप उनको हिंदुओं और सनातन के नाम पे दो। तो ये समाजवादी पार्टी क्या एग्री करेगी? नहीं करेगी। पर आप मथुरा काशी का नारा लगा रहे हैं, आप राम जन्मभूमि का मुद्दा दोबारा से उठा रहे हैं, पर यही ब्राह्मण वोट बैंक है जो कि अब चर्चा, जो उड़ती सियासी गलियारों में चर्चा है कि आपसे नाराज है शंकराचार्य के मुद्दे के बाद। एक बार अशोक जी का मैं एक बयान ले लूं जरा, फिर आप उनकी बात को भी अपनी बात में जरूर मोनिका कीजिएगा। मोनिका जी, यहाँ पे आपने अशोक जी को बहुत लंबा चौड़ा समय दिया, लगभग 10 मिनट वो बोले, तो मैं तो कम से कम 25% समय तो दीजिए। फिर आप नहीं, उनकी बात का मैं चाहती हूँ कि आप जवाब जरूर दे दें। बिल्कुल नाराज नहीं है। जिन आदरणीय शंकराचार्य जी के बारे में आप बात कर रहे हैं, उन्हीं आदरणीय शंकराचार्य जी को पिटवाने का, डंडों से पिटवाने का, सड़क पे खींच के उनका अपमान करने का काम इन लोगों ने किया था। तो ब्राह्मण समाजवादी पार्टी से नाराज होगा या भारतीय जनता पार्टी से होगा? भारतीय जनता पार्टी के शंकराचार्य जी को किसी ने हाथ नहीं लगाया, वो भटकों के साथ हुआ। और उसके बारे में भी सब चीजें पब्लिक डोमेन में हैं कि वहां पे व्यवस्था खराब हो रही थी, अनुरोध किया गया
और अनुरोध के बाद वो कन्फ्लिक्ट हुआ। क्या आपने उसके बाद शंकराचार्य जी को मनाया? क्या आपने उसके बाद शंकराचार्य जी को मनाया? मैं क्या कह रहा हूँ, मैं उस पर नहीं जाता शंकराचार्य जी के विषय में। आप ये बताइए, वो आदमी ठीक है जिन्होंने उनको पिटवाया, डंडों से पिटवाया जिस सरकार में? क्या शंकराचार्य जी का वो सम्मान कर सकते हैं? आप ब्राह्मणों का सम्मान कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। मैं ऐसा समझता हूँ, मैं खुद उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण हूँ, ब्रजवासी हूँ, बरसाने से आता हूँ, और आज भी जो ब्राह्मण समाज है पूरी शक्ति से राष्ट्रवादी ताकतों के साथ खड़ा हुआ है, मोदी जी के साथ खड़ा हुआ है, योगी जी के साथ खड़ा हुआ है, क्योंकि वो सेल्फलेसली देश के लिए काम करते हैं। तो फिर 24 में आप लोगों की सीटें क्यों छटक गई? 24 में आप लोगों की सीटें क्यों छटक गई? सपा को आगे बढ़ने का मौका कैसे मिल गया? 24 में तो हमारी सीटें हैं, एक जगह नहीं, हमारी सीटें तो हरियाणा में भी छिटकी, हमारी सीटें तो महाराष्ट्र में भी छिटकी, हमारी सीटें तो बंगाल में भी छिटकी, हमारी सीटें छटक गई। कहीं तो कुछ होगा कि सीटें छटक गई, कोई कारण होगा। बता रहे ना भाई, बता रहे हैं। कारण था ना कि उस समय जो रिजर्वेशन चला जाएगा, वो मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन था, तो उसका तत्कालीन लाभ समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में मिला, कुछ पार्टियों को महाराष्ट्र में मिला, और दीदी को उसका लाभ पश्चिम बंगाल में मिला, हरियाणा में कांग्रेस को उसका लाभ मिला। लेकिन जैसे ही वो अफवाह, वो मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन के बादल हटे, देखो मुंह की खानी पड़ी हरियाणा में, मुंह की खानी पड़ी महाराष्ट्र में, मुंह की खानी दीदी को पड़ी पश्चिम बंगाल में, बिहार में आरजेडी को मुंह की खानी पड़ी। वैसा ही हाल यूपी में आने वाले चुनावों में समाजवादी पार्टी का होगा। समाजवादी पार्टी अपना एलओपी बना ले तो भी बहुत बड़ी बात होगी, मैं ऐसा समझता हूँ। अच्छा, तो आपका नैरेटिव क्या? आप हिंदुत्व और विकास के ही एजेंडे पर चलेंगे? हम राष्ट्रवाद, सनातन और विकास के मुद्दे के आधार पे अपने लीडरशिप की जो क्षमता है, क्वालिटीज हैं, डिलीवरीज हैं, उसके आधार पे हम लोग चुनाव में जाएंगे। अशोक गुप्ता जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, वो गौतम राणे जी को भी कहना चाह रहे थे, खेमचंद शर्मा जी को भी कहना चाह रहे हैं। जी अशोक गुप्ता जी, पहले आप अपनी बात रखिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को कमती में कुछ इतिहास पढ़ करके आना चाहिए और सही तथ्य रखना चाहिए। इनको जानकारी ही नहीं है जिसने गोली चलवाया था अयोध्या में, आज वहां का अध्यक्ष, कमेटी का अध्यक्ष बना बैठा है। अरे भैया, और आज अयोध्या में प्रभु श्री राम जी को किस तरीके से लूटा जा रहा है। अभी तक के नारा चल रहा था राम नाम उन्होंने दिया। आपको बताओ, अभी हम नेताजी के बयान आप गूगल कर लो। नेताजी ने कहा कि मैं कार्यसेवकों को गोली चलवाने के बाद शर्मिंदा नहीं हूँ, वो गौरवान्वित महसूस करते थे। आपके नेताजी गोली चलवाने के बाद गौरवान्वित महसूस करते थे। आप पढ़ो, कुछ भारतीय जनता पार्टी के अराजक तत्वों ने बहुत ही प्राउड से कहते थे बनारस में और लाठी चली, और हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जाकर के मुसलमानों के माफी मांगा। बताओ योगी ने क्यों नहीं अब तक के माफी मांगा? अरे योगी ने अब तक शंकराचार्य के माफी क्यों नहीं मांगी? अपना इतिहास देखो, आपकी सरकार में कानून को बनवाया गया, आपकी सरकार में झूठे सनातनी हो भारतीय जनता पार्टी के लोग। ऑर्डर देने का काम उस समय 2024 में आप हुई है, 2027 में साफ होगी, और 2027 में पीडीए जमुना आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बारी बारी बोलेंगे अगर तो बात पूरी तरीके से समझ में आ जाएगी। भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलने के लिए बैठी है। अरे आपको पलटी क्यों माननी पड़ रही है? क्योंकि आप उत्तर प्रदेश में सनातन करता है। बारी बारी अगर बात रखेंगे, एक एक करके बात रखेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। ऐसी बात समझ में नहीं आएगी, सिर्फ खिचड़ी पक रही है और कुछ नहीं। टेप रिकॉर्डर और ऐसा लग रहा है पूरा प्रभु राम को भी लूट लिया। अरे आप लोग तो ऐसे प्रभु राम को भी नहीं छोड़ा। अरे राम को लूटने वाले, राम का मंदिर नहीं बनने वाले आप हैं। अगर कोई गलत इंक्वायरी चल रही है सब पकड़े जाएंगे, कौन कहाँ क्या है सब पकड़े जाएंगे। किसी भी संस्थान में अगर कोई कमी है तो उसके लिए कानून होता है, कानून सब पर काम कर रहा है। आप वो लोग हैं जो राम भक्तों पे गोली चलवाते हैं, वो लोग हैं जो आज तक राम मंदिर नहीं हुआ, वो लोग हैं जो मथुरा में जन्मभूमि पे भगवान किसी का मंदिर नहीं समाजवादी सत्य वो लोग हैं ज्ञान व्यापी मंदिर को मंदिर नहीं मानते, वहाँ पे भगवान शिव की। ठीक है ठीक है ठीक है, बहस को यहाँ विराम देते हुए ऐसे किसी की बात सही से नहीं समझ आएगी। ठीक है ठीक है, खेमचंद शर्मा जी एक बात और जरा यहाँ पर बताइए। खेमचंद शर्मा जी ठीक है, अशोक गुप्ता जी ओके 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 ठीक है। काम केवल किया है। सबसे बड़ी बात जनता पर छोड़ दीजिए ना अशोक गुप्ता जी, जनता पर छोड़ दीजिए।
जनता फैसला करेगी, जनता पर छोड़ दीजिए। आप 24 का क्रेडिट लेते हैं ना, तो फिर 27 के लिए भी जनता पर छोड़िए बात को। इनको हाथ किया है, 27 में साफ करेगी यही जनता, ठीक है, यही पीडीए की जनता। ठीक है, एक मिनट, ठीक है, ठीक है। खेमचंद शर्मा जी, एक स्टैंड और फटाफट से क्लियर कीजिए कि अगर आप यहाँ पर सिर्फ जातियों की बात नहीं करते हैं, आप सीधे कह रहे हैं कि हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं, तो बीजेपी की तरफ से क्यों देखा जाता है बार बार अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से कि आप लोग भी जातीय संतुलन को साधने में लगे रहते हैं? शंकराचार्य का मुद्दा हुआ तो ब्रजेश पाठक जी ने सीधे बटुकों का सम्मान करने के लिए अपने घर पर कार्यक्रम रख दिया, कभी कोई और कार्यक्रम होता है, कभी कोई और कार्यक्रम अलग अलग जातियों को साधने के लिए होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके इतिहास में नहीं देखा जाता कि आप लोग जातियों को नहीं साधते हैं। खेमचंद शर्मा जी। मैडम, जाति हमारे भारत की हकीकत है और जातिगत प्रोग्राम होना ये भी हकीकत है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है, भारतीय जनता पार्टी की सोच सब समाज के लिए है, सबका विश्वास, सबका विकास, सबका साथ। इसीलिए आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास का नारा दिया। वो तो ये नहीं कहते कि हम एक्स जाति के लिए काम करेंगे, वाई जाति के लिए काम करेंगे। अगर उनसे कोई पूछता है कि भैया मुसलमानों के लिए काम क्यों नहीं करते, वो कहते नहीं करूंगा, क्योंकि मैं सबके लिए काम कर रहा हूँ। जब मैं सबके लिए काम कर रहा हूँ तो पर्टिकुलर धर्म और जाति का नाम क्यों लूं? लेकिन आप समाजवादी पार्टी के नेताओं को देखिए, ये क्या बोलेंगे? ये बोलेंगे जी हम तो मुसलमानों के सरगना हैं, हम तो मुसलमानों के ठेकेदार हैं, हम तो मुसलमानों के नेता हैं, हम तो भाई एक पर्टिकुलर पॉकेट में एक पर्टिकुलर विशेष जाति के नेता हैं, एक विशेष परिवार के नेता हैं। ये क्यों नहीं कहते कि हम 36 जो वहाँ पे जातियां हैं, हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं, हम सभी को रिप्रेजेंट करते हैं, हम सभी के लिए काम करना चाहते हैं। क्यों समझी सोच के साथ ये बातें करते हैं? आज तक ये कंप्रीहेंसिव ये नहीं कह पाते कि उत्तर प्रदेश का हर नागरिक इनके एजेंडे में है, कि उत्तर प्रदेश के सारे नागरिकों को। अशोक गुप्ता जी, एक मिनट उनकी लाइन खत्म होने दीजिए, बात पूरी हो जाने दीजिए, आप दीजिएगा जवाब। बड़े काम नहीं हो सकते, बड़े काम करने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जैसी ठीक है, सोच चाहिए, बड़ी सोच चाहिए। अशोक गुप्ता जी जवाब फटाफट दीजिए, फिर गौतम राणा जी के पास और पवन जी के पास भी जाएंगे। ठीक है, फटाफट, हाँ जी 2 सेकंड फटाफट जवाब दीजिए। मोनिका जी, भारतीय जनता पार्टी को इतना ही मुसलमानों से घिरा है और नफरत है, तो इनकी पार्टी ने मुसलमानों से घिरना नहीं है, संगठन क्यों बना रखा है? हम अपीलमेंट से घिरना है, हमें कट्टरपंथियों से घिरना है, हमें ये तो बीजेपी ने कहा ही नहीं ना कि हमें नफरत है। हमारी योजनाओं का लाभ मुसलमानों को मिलना है। अल्पसंख्यक इस देश का हिस्सा है अशोक गुप्ता जी, इसीलिए उनकी सेवा के लिए, उनके विकास के लिए, उन्हें मुख्य धारा में और आगे लाने के लिए संगठन की जरूरत है। कट्टरपंथियों से घिरना है। नहीं तो ये मुसलमान विरोधी लोग मुसलमान के पीछे क्यों पड़े हैं? मुसलमान यूपी के चुनाव में ये सीधे तौर पर नजर आ रहा है कि जातियों की लड़ाई और ये हिंदुत्व वर्सेस मुसलमान की लड़ाई देखने को मिलेगी, जो आप लोगों के मुख से साफ समझ में आ रहा है। ठीक है, जरा आगे भी बढ़ने दीजिए। ठीक है, समझ में आ रही हैं बातें, सारी समझ में आ रही हैं। गौतम राणा सागर जी के पास भी चलने दीजिए। गौतम राणा सागर जी, क्या सभी पार्टियां, चाहे बीजेपी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बसपा हो, जो 3 मुख्य पार्टियां हैं, क्या सभी पार्टियां, चलिए AIMIM भी इसमें इंक्लूड कर लेते हैं, जो जब चुनाव होते हैं उत्तर प्रदेश में आ जाती है मुसलमानों का हितैषी बनने के लिए, क्या आपको लगता है ये लोग सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के लिए यहाँ पर अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस तरह के नारे, इस तरह के कार्यक्रम करते हैं? और जब दलितों की बात आती है, क्योंकि अगर हम आपसे बात कर रहे हैं तो क्या दलित भी इन्फ्लुएंस होते हैं? और आज ये जब 2026 है, आज 27 के चुनाव की हम बात कर रहे हैं, जब समय बहुत आगे बढ़ गया है, तो क्या अब भी इस तरह के कार्यक्रमों से दलित इन्फ्लुएंस होता है? मोनिका जी, चीजें मेरे ख्याल से इससे बहुत आगे बढ़ चुकी है। जिस बिंदु पे हम चर्चा कर रहे हैं उससे बहुत आगे बढ़ चुकी है। अब नारों से कोई इन्फ्लुएंस किसी को नहीं कर सकता है, वो केवल आपको दिखाने की कोशिश की जाती है। जो एक गंदी किताब हो, उस गंदी किताब पे कवर करने की कोशिश की जा रही है। इस समय प्रबंधन हो रहा है, किसको डराया जा सकता है, किसको लालच दिया जा सकता है, किसको एक दूसरे के खिलाफ लड़ा करके अपने पक्ष में किया जा सकता है, कि कैसे मशीनरी यूज की जा सकती है। हम उस समय बात कर रहे थे कि बात कट गई, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करा लिया जाए, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि आज 38% वोट पे समाजवादी पार्टी है खड़ी हुई, बीजेपी 32% वोट पे खड़ी हुई,
लेकिन जो 10% वोट उसके पास है, ज्ञानेश के पास, इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि बीजेपी को जनादेश नहीं चाहिए, बीजेपी को ज्ञानादेश चाहिए। वो 10% वोट जब ज्ञानादेश के आधार पे उसको मिल जाता है बीजेपी को, तो बीजेपी 42% पे चली जाती है और समाजवादी पार्टी 38% पे खड़ी रहती है। तो ठीक है, ये सही कह रहे थे खेमचंद जी, सही कह रहे थे कि वाकई 2027 का चुनाव होगा तो 2017 में की जो स्थिति थी 47 वाली, वो शायद 2-1 सीटें घटी जाएगी समाजवादी पार्टी की। इसमें कोई दो राय नहीं, खेमचंद जी गलत नहीं है, उन्हें पता है कि ज्ञानादेश से हम क्या क्या कर सकते हैं। और पेगासस ने जो बड़ा गेम खेला है, किसी भी पार्टी को तोड़ना बड़ा आसान हो जाता है, किसी भी संस्था के जो अधिकारी बेईमान किसके हैं उनको डराना बहुत आसान हो जाता है। इस समय चुनाव कुछ अलग स्थिति पे चला गया है जिस पे चर्चा नहीं हो सकती। मुझे लगता है कि शायद आप लोगों को भी उस पे चर्चा करने की इजाजत नहीं होगी, चर्चा आप नहीं करेंगे कि नहीं करना चाहिए। तो जो वाह तरीके से देखता है कि ये कम्युनिटी मोबिलाइजेशन होता है, चुनाव कम्युनिटी मोबिलाइजेशन से बहुत आगे जा चुका है। अब लोग कहते हैं विकास का नाम, आप ये बताइए जितने भी एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, पैसा किसका लग रहा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। टोल टैक्स कौन वसूल रहा है? उसका लाभ किसको मिल रहा है? ये पब्लिक को कैसे जा रहा है? अभी जैसा आपने ये जो है बहुत दिनों से हमने देखा नहीं था मुर्गों की लड़ाई, अभी हमने देख लिया कि बड़ा मजा आया कि चलिए पुरानी यादें ताजा हो गई, वो हमने देख भी लिया। वो लड़ते रहे और एक मुसलमान के खिलाफ कर रहा, यही तो लड़ाई है, यही तो दोनों चाहते हैं। ये अंडर टेबल डील है दोनों की, ऐसा मत समझिए कि केवल एक की डील है, दोनों की अंडर टेबल डील है। तो इसलिए ये कहना चाहते हैं कि अगर आप आज के परिवेश में कौन कम्युनिटी मोबिलाइजेशन करके जीत पाएगा, संभव नहीं है। चुनाव ऑलरेडी मैनेज्ड है, फिक्स्ड है। जैसे कभी मैच फिक्स्ड हुआ करते थे, उसी तरह आज चुनाव फिक्स्ड है। चाहे वो बहन जी की पार्टी हो, चाहे AIM की पार्टी है, और असदुद्दीन ओवैसी के भी तो 10,000 करोड़ का मसला फंसा हुआ ना, तो वो तो वही बोलेंगे जिसमें 10,000 करोड़ रुपया उनका बच सके। बहुत सारी ऐसी वक्त की जमीनों पे उन्होंने बहुत सारे इंस्टीट्यूशन बना रखे हैं, कल को बुलडोजर चल जाएगा तो क्या फायदा? उससे उनके व्यवसाय कर रहे हैं, सबके अपने हैं, काहे पोल पट्टी किसी की खोली जाए। तो 2027 का चुनाव फिक्स्ड है। लेकिन एक बात है, उत्तर प्रदेश का चुनाव समाजवादी पार्टी के पक्ष में इसलिए झुकता हुआ दिखता है कि यहाँ बीजेपी वर्सेस बीजेपी फिर समाजवादी पार्टी है, तो शायद उसका लाभ समाजवादी पार्टी को मिल जाए। तो चलिए इसको और क्लैरिफाई कर लेते हैं। पवन श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ है सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर। पवन श्रीवास्तव जी, अभी यहाँ पर गौतम जी ने जो बात की, क्या वाकई में इसमें किसी तरह का कोई दम दिखता है? क्योंकि हालांकि चर्चा तो खूब हो रही है कि सरकार और संगठन में आजकल बन नहीं रही है, थोड़ी ठनी हुई है, तो क्या ये जो चुनाव है वो बीजेपी वर्सेस एसपी होगा, या बीजेपी वर्सेस बीजेपी देन बीजेपी वर्सेस एसपी होगा, या फिर बीजेपी वर्सेस एसपी वर्सेस बीएसपी होगा? मोनिका जी, उत्तर प्रदेश में बहन जी की सरकार थी, अखिलेश जी की सरकार आई, कार्य किया, अखिलेश यादव जी ने काम किया, विकास के कई सारे कार्य किए उन्होंने, लेकिन जनता उत्तर प्रदेश की कहीं ना कहीं नाराज थी। नाराज का कारण क्या था? जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी, उसके केवल 2 कारण थे। एक तो उत्तर प्रदेश सरकार में जो भ्रष्टाचार, और दूसरा जो है जातीय हिंसा, ये 2 के कारण से आदित्यनाथ योगी जी की सरकार। अब उत्तर प्रदेश सरकार में एक बार आदित्यनाथ जी आए, दूसरी बार, तीसरी हैट्रिक मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री बहुत ईमानदार हैं, उसमें कहीं कोई लिंक की व्यवस्था नहीं है, कोई उंगली नहीं उठा सकता है। धरातल पे क्या है ये हम और आप भली भांति जानते हैं। अगर किसी भी तहसील में चले जाइए, किसी थाने में चले जाइए, कहीं भी किसी विभाग में, राजस्व में चले जाइए, निगम में चले जाइए। अभी कानपुर में देखा कि अधिकारियों ने बताया कि नाला बन के तैयार हो गया, और महापौर जी गए तो नाला सब था ही नहीं वहां पर। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जो धरातल पे शून्य है। इस पे आदित्यनाथ योगी जी को ध्यान देना होगा।
तब जाकर के कहीं नैया पार होने वाली है। दूसरी तरफ हम आते हैं अखिलेश यादव जी की बात करते हैं। अखिलेश यादव जी की और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता महोदय, नेता महोदय, वो जमीनी जुड़ाव से पहले जो जिस तरह से मेहनत करते थे, जैसे चाचा जी शिवपाल यादव जी संगठन में बड़े अच्छे लेवल पे थे। हजरतगंज चौराहे पे लाठियां खा रहे थे और उस समय हमें कोई आवाज दिया कि पवन जी देखिए कैसे ये पुलिस वाले मार रहे हैं, लेकिन हम छोड़ के जाने वाले नहीं है। धरना प्रदर्शन उन्होंने छोड़ा नहीं। आज वो अखिलेश यादव जी के नेताओं में उसकी कमी, धरना प्रदर्शन नहीं है, विरोध का कहीं कोई मतलब नहीं है। सुविधाओं की बात करें, अगर हम पेपर लीक की बात करें, उस पर कहीं कोई धरना प्रदर्शन नहीं है। महंगाई की बात करें, पेट्रोल डीजल की बात करें, आप टीवी पे आकर के और लड़ाई लड़ेंगे, जातीय धर्म की बात करेंगे, तो ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमारे देश में कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, ये इन चुनाव लड़ने के दो फार्मूले हैं इनके पास। एक तो जाति और धर्म की बातें करेंगे और दूसरी सहानुभूति की बात करेंगे। इसी दोनों से चुनाव जीत जाते हैं और हमारे देश की जनता भी भोली भाली है, या हम अपने आप को मूर्ख भी कह सकते हैं, क्योंकि हमको फ्री का खाने की जो आदत पड़ जाती है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं पवन श्रीवास्तव जी कि ये दुर्भाग्य है कि यहाँ पर जातियों की बात होती है, सहानुभूति की बात होती है और बात गिनाई जाती है। हो रही है जी। बिल्कुल, चलिए आप सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, इस चर्चा का हिस्सा बने, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आज हमने बात की उत्तर प्रदेश की राजनीति की, जो शायद अब बढ़ती हुई दिख रही है एक बार फिर से मंडल वर्सेस कमंडल पार्ट 2 की ओर।